मौली और तारा अपने सामने जिंदा लाश की तरह खड़े इंसान को देख हैरान रह गईं। वो बस चुपचाप खड़ा नीचे जमीन की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह बस एक पत्थर है। मौली आगे बढ़ उसके गले लग फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कुछ दिनों से वह जिस दर्द और डर के माहौल में जी रही थी, आज देव को सामने देख वह खुद पर काबू नहीं रख पाई। लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि देव कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसके गले लगते ही देव जैसे होश में आया। वह बस तारा को एकटक देख रहा था। तारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। उसने अब हिम्मत कर कहा, क्या क्या हुआ देव? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और तुम्हारी ये हालत कैसे? मौली अब देव से दूर हटी। देव, हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। देव चुपचाप अंदर आकर मौली के बिस्तर पर बैठ गया। तारा और मौली जल्दी से उसके पास आ बैठी। मौली, देव तुम इतनी रात गए यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम चुप क्यों हो? तुम तो कल रात आने वाले थे, फिर एक दिन जल्दी कैसे? देव अब धीमे से बोला, मेरा सर फट रहा है, सोया नहीं हूँ 3 दिनों से, मुझे कैसे भी करके सुला दो। कहते हुए वह मौली की गोद में सिर रखकर लेट गया। मौली और तारा भी एक दूसरे को देख रही थी कि इसे हुआ क्या है। मौली अब प्यार से देव के सिर को सहलाने लगी। कुछ ही देर में देव सो गया। उसके सिर को बिस्तर पर तकिए के ऊपर रख मौली और तारा के बिस्तर पर बैठ गईं। तारा और मौली ने एक दूसरे के कांपते हाथों को थाम लिया। तारा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मालूम नहीं है देव मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, और इसने तुमसे ऐसे क्यों कहा कि ये 3 दिन से सोया नहीं है? मौली, मुझे नहीं पता तारा, पर सच में डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। तकरीबन आधे घंटे बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे ही सो गईं। रात को तकरीबन 2 बज रहे थे। मौली और तारा को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठीं। उन्होंने देखा कि देव अपनी जगह पर नहीं था। वो बिस्तर खाली था। उसे यूं गायब देख दोनों हैरान सी खड़ी हो गईं। मौली, ये देव कहाँ गया? तारा, अभी तो यहीं था, और ये आवाज़ कैसी थी? रुक, मैं लाइट ऑन करती हूँ। तारा ने फटाफट से जाकर कमरे की लाइट ऑन की और कुछ कहती कि तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में जमीन पर घुटनों को मोड़कर उनमें अपना सिर छुपाए बैठे देव पर पड़ी। उसे ऐसे देख तारा और मौली उसकी ओर भागी। मौली ने उसे पकड़कर हिलाया। देव, देव क्या हुआ? तारा, कुछ तो बोलो देव, हमारा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज कुछ कहो। देव चुपचाप चेहरे को छुपाकर बैठा रहा। तारा गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया मौली, मैं कबीर को फ़ोन लगा कर देखती हूँ एक बार, और शायद उसका फ़ोन ऑन हो, वही बताएगा कि बात क्या है। उसे ज़रूर पता होगा कि इसे क्या हुआ है। मौली, रुक, मैं करती हूँ फ़ोन। कहते हुए वह उठी और जैसे ही चलने को हुई कि देव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। मौली, तारा कभी देव को तो कभी एक दूसरे को देखते। देव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। चेहरा बुरी तरह तमतमा रहा था। नाम मत लेना उसका मेरे सामने, नफरत करता हूँ मैं उससे। गद्दार, धोखेबाज, मक्कार, फरेबी, सब कुछ है वो। वह मेरे सामने आ जाए तो जान से मार दूंगा उसे। तारा और मौली तो बस हैरान सी उसे देखती ही रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले तक जो देव अपने दोस्त पर जान छिड़कने को तैयार रहता था, आज उसी की जान लेने की बात कर रहा है। तारा और मौली दोनों के दिल अब जोरों से धड़कने लगे कि कहीं देव को कबीर के बारे में पता तो नहीं चल गया। मौली की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वह देव से कोई सवाल जवाब कर सके। तारा अपनी घबराहट को छुपाते हुए हिम्मत कर बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम कबीर के बारे में? देव, क्योंकि वो ऐसा ही है। वह जब अपने परिवार का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या होगा? मौली और तारा आश्चर्य से देव को देखे जा रही थी। मौली, ऐसा क्या कर दिया उसने देव कि तुम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते? देव का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। तुम जानना चाहती हो ना, तो सुनो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मौली और तारा वहीं जमीन पर बैठ गईं। देव उन्हें बताने लगा। 3 दिन पहले कबीर किसी से फोन पर बात कर रहा था, जो कि मौली ही थी। तभी मंजीत वहां भागता हुआ उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर ने पीछे पलट कर देखा तो सामने मंजीत को ऐसे हाफता सा देख उसने फोन काट दिया और मंजीत से बोला, क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? मंजीत, इतना टाइम नहीं है, चल जल्दी। कहते हुए वह कबीर को अपने साथ ले गया। जब कबीर और मंजीत मेजर सर के पास पहुंचे तो वहां उनके कुछ और भी साथी मौजूद थे। मेजर सर ने बताया कि उनके पुराने वाले शहर में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और एक इमारत में छुपे हुए हैं। यहाँ से कुछ जवानों को वहां बुलाया है, जिनमें कबीर और मंजीत का नाम भी था। ये सभी लोग उस शहर में 3 साल काम कर चुके थे,
और वहाँ के बारे में अच्छी जानकारी भी रखते थे। सभी ने अपने अपने हथियार लिए और पुराने शहर की ओर चल पड़े। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 3 घंटे लग गए। सभी जवान टारगेटेड बिल्डिंग पर पहुँचे। वहाँ मौजूद इस ऑपरेशन के हेड ने कबीर और मंजीत वाली टीम को अपनी स्ट्रेटेजी समझाई और उन्हें बिल्डिंग के अंदर भेज दिया। सभी के फ़ोन अब बंद थे। पहले ही जवानों की एक टुकड़ी वहाँ अंदर आतंकवादियों से मुकाबला कर रही थी। उधर इस ऑपरेशन की जानकारी हर हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी थी। सभी लोग हर एक्शन पर नजर बनाए हुए थे। देव भी अपने दोस्तों से जान चुका था कि उसके पुराने शहर में इस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसने हेडक्वार्टर से कबीर और मंजीत को फ़ोन किया, पर दोनों के फ़ोन बंद थे। कबीर और मंजीत बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली थी। कबीर और मंजीत दोनों ही अलग अलग टोली में थे। एक एक आतंकवादी को ढूंढकर उन्हें मारा जा रहा था। बाहर खड़े ऑफिसर्स को अंदर से लगातार गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद गोलियों की आवाज़ बंद हो गई। अब कहीं से भी आतंकवादियों की कोई आहट नहीं सुनाई दे रही थी। सबको एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करना था। देखने से तो लग रहा था कि सारे आतंकवादी मारे जा चुके थे, पर ऐसा शायद नहीं था। कुछ जवान भी घायल हुए थे। जब जवानों ने देखा कि मिशन अब शायद कंप्लीट हो गया है, तो वो बिल्डिंग को एक बार फिर से सर्च करने लगे ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे। कबीर को भी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा दिया गया चेक करने के लिए। वह बड़ी सावधानी से हर रूम को चेक कर रहा था। सामने गैलरी में 2 आतंकवादियों की लाशें पड़ी थी। बस एक कमरा बचा था चेक करने को। वह उस ओर बढ़ा ही था कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह एक तरफ छुप गया और सामने वाले के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वहाँ मंजीत आया। उसे देख कबीर बाहर निकला। मंजीत ने एक आतंकवादी को चेक किया और दूसरे को चेक करने वाला था कि सामने कबीर को वहाँ देख उठ खड़ा हुआ। कबीर, मेरे यार, मिशन पूरा हो गया। वह अब खुशी से नाचने लगा। मंजीत, ऑलमोस्ट सारे एरिया चेक हो गए हैं, बस 1-2 एरिया रह गए हैं। तेरा पता चला तो यहाँ आ गया। कबीर मुस्कुराता हुआ, हाँ भाई, मिशन पूरा हुआ। ये क्या कर रहा था तू अभी? मंजीत, क्या, थोड़ा सा डांस ही तो कर रहा था और चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। कबीर मंजीत के पास आकर खड़ा हो गया। हो गया तेरा चेक या फिर कुछ बाकी है? मंजीत, यह दूसरा रह गया है। कबीर, तू हट, मैं देखता हूँ। कबीर ने उसे पीछे किया और खुद उसे देखने लगा। मर चुका है, चल, अभी एक कमरा रह गया है, मैं उसे चेक कर लूँ। कबीर आगे बढ़ा कि मंजीत उसके सामने आ गया। कोई नहीं होगा वहाँ भी, तू चल। कबीर, पागल है क्या? कोई रिस्क नहीं ले सकते। मंजीत, ठीक है। कबीर को पीछे से उसी कमरे से एक घायल आतंकवादी मंजीत पर दूर से बंदूक साधे खड़ा दिखा। कबीर ने अब फटाफट से मंजीत को एक ओर खींचा। तब तक आतंकवादी गोलियां चला चुका था। गिरते हुए मंजीत के कंधे में एक गोली लगी और कबीर जब तक खुद को बचा पाता तब तक 2 गोलियां उसके कंधे के नीचे जा धंसी। मंजीत ने जब यह देखा तो उसने अपनी बंदूक की सारी बची गोलियां उस आतंकवादी के सीने में उतार दी। कबीर के शरीर से खून बहने लगा। मंजीत ने घबराकर उसे दीवार के सहारे जमीन पर बैठा दिया। कबीर का खून लगातार बहे जा रहा था। वह चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान के साथ मंजीत को देख रहा था। मंजीत गुस्से में चिल्लाता हुआ रोने लगा। ये क्या कर दिया तूने? क्यों बचाया मुझे? अब मैं क्या करूँगा अगर तुझे कुछ हो गया तो? क्यों आया सामने? तूने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। देव से क्या कहूँगा मैं? कबीर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने यह सब तेरे लिए नहीं। कबीर अब उससे आगे बोल नहीं पा रहा था। उसका दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था और सांसें भी अब भारी होने लगी थी। मंजीत उसकी परेशानी देख रोते हुए बोला, हाँ जानता हूँ, अंश के लिए किया, क्योंकि तू उसके सिर से बाप का साया नहीं उठने देना चाहता था। लेकिन देव का क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? कबीर, देव समझेगा मेरी बात को। मंजीत अब कबीर को कंधे पर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कंधे में लगी गोली की वजह से वह उसे उठा नहीं पा रहा था। मंजीत पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगा। ये दोनों बिल्डिंग के सबरे भीतरी छोर पर थे, शायद इसलिए इनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा था। मंजीत, कबीर तू घबराना मत, मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तू ठीक हो जाएगा। कबीर चुपचाप उसे देख रहा था। मंजीत ने कबीर को गले से लगाया, ऐसे चुप मत रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कबीर की सांसें धीरे धीरे चल रही थीं और आंखें भी भारी हुई जा रही थीं। मंजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कबीर के पास रुके या मदद के लिए बाहर जाए। वह थोड़ा आगे बढ़ा, फिर वापस लौट कर आया और कबीर को हिलाते हुए बोला, मैं बस अभी आया मेरे भाई, तू सोना नहीं, आंखें खुली रखना। तूने वादा किया है देव से कि कहीं छोड़कर नहीं जाएगा और देव से मिलना भी तो है तुझे। तू बस आंखें खुली रखना, बस अभी आया 2 मिनट में। मंजीत पूरी ताकत के साथ दौड़ता हुआ मदद के लिए बाहर भागा। उसके कंधे से खून रिस रहा था, दर्द हो रहा था, पर उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा। उधर कबीर की आंखों के सामने अपने दोस्तों माँ के चेहरे घूमने लगे।
उसे माँ और भाई की चिंता नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि देव सब संभाल लेगा। पर फिर भी माँ कैसे जिएगी उसके चांद के टुकड़े के बिना? मौली तारा कितनी दुखी होंगी। मंजीत खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। देव, मेरे यार को कौन संभालेगा? कबीर की आंखों के सामने अब सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे घूम रहे थे। कुछ दिन पहले तक सब कितने खुश थे। दर्द बहुत बढ़ता ही जा रहा था। उसने अब अपने पैंट की जेब से अपना पर्स निकाला और उसमें रखे देव और माँ के फोटो को देख मुस्कुराने लगा। शायद मेरे गुनाह की यही सजा थी। कबीर को अब बेहोशी आने लगी थी। वह खुद को होश में रखने के लिए पूरी ताकत लगाने लगा। सांसों की लय बिगड़ रही थी। वहाँ शिखा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। परसों सगाई है उसकी। मुझे उसे दुल्हन के जोड़े में भी तो देखना है। देव के सिर पर सहरा भी तो बांधना है। कितनी जिम्मेदारियां अधूरी रह गईं, लेकिन उसकी तकलीफ थी कि बढ़ती ही जा रही थी। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसका सिर बुरी तरह घूम रहा था। उसे मंजीत के चीखने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। वह कुछ लोगों को कबीर की तरफ आने के लिए कह रहा था। अब कबीर की आंखें बंद हो गईं और शरीर निडाल सा हो वहीं गिर पड़ा। लेकिन उसके हाथ में वह पर्स लगा ही रह गया। सब कुछ शांत हो गया। बाहर मंजीत अभी बिल्डिंग के अंदर कुछ जवानों और डॉक्टर को लेकर थोड़ा अंदर आया ही था कि अगले ही पल बिल्डिंग के उस हिस्से में जहां कबीर था जोर का धमाका हुआ। मंजीत अपनी जगह खड़ा रह गया। वह बस एकटक उस ओर देखता रह गया। वह अब कबीर को देखने उस तरफ भागा कि बाकी जवानों ने उसे पकड़ लिया और खींचकर बाहर ले आए कि हो सकता है कि आतंकवादियों ने और भी जगह बॉम्ब लगाए हों। मंजीत रोता हुआ कबीरे कबीरे चिल्ला रहा था और अपने साथियों को खुद को छोड़ने के लिए कहने लगा कि बस एक बार कबीर को बाहर लाने दो। उसका कबीर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। जवान उसे ज़बरदस्ती बाहर ले आए। तभी वहाँ कैप्टन आए और मंजीत को संभालते हुए बोले, क्या तुम्हें लगता है कि अब तक वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा? मंजीत हैरानी से कैप्टन को देखने लगा, फिर संभल कर बोला, हाँ जी सर, वादे का बहुत पक्का है मेरा यार। वह मेरी राह देख रहा होगा। मैं बस अभी आया उसे लेकर। मुझे बचाने के लिए उसने गोली खाई है। मैं उसे बचा लूँगा। वो बुला रहा होगा मुझे। जाने दीजिए। कैप्टन अब उसे ऐसे बदहवास और रोते हुए देख भावुक हो गए। मंजीत, कबीर शहीद हो गया है, समझो इस बात को। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। अब तुम अंदर जाकर अपनी खुद की जान को ख़त्म करना चाहते हो, उसकी शहादत को बेकार करना चाहते हो। पहले हमारे बॉम्ब डिफ्यूज़ करने वाली टीम जाकर एक बार चेक कर लेगी कि अंदर और कोई बॉम्ब तो नहीं है। उसके बाद तुम चले जाना। मंजीत इतना सुनकर अब शांत हो गया। कैप्टन ने डॉक्टर को मंजीत के कंधे की तरफ इशारा किया और बाकी घायल जवानों की तरफ बढ़ चले। मंजीत को वहीं पास में बिठाकर डॉक्टर उसके कंधे को छूकर गोली के घाव पर पट्टी करने लगा। मंजीत को कुछ दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वह तो बस उस बिल्डिंग को देखे ही जा रहा था, जैसे कबीर अभी मुस्कुराता हुआ वहां से बाहर निकलेगा। कुछ ही देर में मंजीत बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर देव को टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ये दोनों फ़ोन बंद करके क्यों बैठे हैं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे रह रहकर बुरे ख्याल आ रहे थे कि इतनी देर तक तो फ़ोन बंद नहीं रखते। वह हेडक्वार्टर से बाहर आया और सोचने लगा कि कहीं वह दोनों भी तो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं हैं। उसने देखा कि कुछ सीनियर ऑफिसर वहां पहुंचे हैं। उन्होंने सभी जवानों को वहां खड़ा किया और जानकारी दी कि ऑपरेशन सफल रहा है। दूसरे शहर के कुछ जवान भी उसमें शामिल हुए थे। सभी आतंकवादी मारे जा चुके हैं और हमारे भी 3 जवान शहीद हो गए, अरविंद कुमार, घनश्याम दास और कबीर सिंह राठौर। कुछ जवान घायल भी हुए हैं, कहकर वो वहां से चले गए। कबीर का नाम सुनते ही देव के शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। कबीर? कौन कबीर? कहीं वह तो नहीं या कोई और कबीर होगा? लेकिन कबीर के शहर से भी तो कुछ जवान वहां ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे ना। देव का दिल बैठा जा रहा था। वह भागकर अपने कमरे में आया और कांपते हाथों से कबीर और मंजीत को फोन लगाने लगा कि अगर दोनों पुराने शहर में हैं तो उनका फोन लग जाएगा। उसने फोन मिलाया पर अभी भी उनके फोन बंद थे। उसके माथे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। बार बार उसके कानों में शहीद कबीर सिंह राठौर का नाम गूंज रहा था। देव की आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि उसने फटाफट से उन्हें रोक लिया। वह खुद भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा था। वह बिस्तर पर बैठ खुद को समझाने लगा, नहीं, वो मेरा कबीर नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही तो मिलकर आया हूँ उससे। उसने कहा भी था कि वह मेरे पास आएगा। मेरे पास आए बिना वह ऐसे कैसे? फिर शिखा की भी तो सगाई है ना परसों। देव परेशान सा इधर उधर घूमने लगा। क्या हुआ होगा? किससे पूछूं? कहाँ जाऊं? वह कल सुबह 7 बजे यहाँ से निकलने की सोच रहा था, पर अब वह आज शाम को ड्यूटी खत्म करके तुरंत यहाँ से निकलेगा, जिससे वह कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाए। देव अब फटाफट से बैग को पैक करने लगा। उसका दिमाग बार बार कह रहा था कि यह वही कबीर है। उन दोनों के फ़ोन बंद हुए कुछ घंटे हो चुके थे।
अक्सर किसी ऑपरेशन पर जाने से पहले जवान अपने फ़ोन बंद कर देते थे। देव जानता था कि कबीर और मंजीत की भी यही आदत थी, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। देव, मैं बेवजह घबरा रहा हूँ, लेकिन अगर वही हुआ तो? नहीं नहीं, कोई और ही है। फिर मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? देव अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहीं बिस्तर पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में वहाँ उसका एक साथी आया। देव, तूने सुना क्या कि तेरा वे दोस्त कबीर सिंह राठौर, जो तूने उस दिन पार्टी में मिलाया था हमसे, शहीद हो गया है। देव उसे देखने लगा। क्या कह रहा है? मेरा दोस्त नहीं, कोई और है। दोस्त? सर ने अभी नाम तो लिया था, मेरे पास फ़ोन भी आया था मेरे एक साथी का, उसने ही ने बताया कि वही है। देव अब बैठा ही रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे उसके दिल पर खंजर घुसा दिया हो। उसे चुप देख उसका दोस्त उसकी तरफ बढ़ा कि देव ने उसे वहीं रोक दिया। मुझे अकेला छोड़ दे कुछ देर। वह दोस्त उदास सा वापस चला गया। इधर मंजीत को जब होश आया तो खुद को आर्मी के कैंप में पाया। वहाँ उसके पास कुछ और भी घायल थे। उसने फटाफट से सबको देखा कि कहीं इनमें उसका कबीर तो नहीं, पर वो कहीं भी नहीं था। मंजीत को अब सारी घटना याद आई। वह उठकर बाहर की ओर भागा और मेजर सर को ढूंढने लगा। उनसे कबीर के बारे में जानना था कि वो कहाँ है और कैसा है। तभी उसकी नज़र दूर खड़े कैप्टन सर पर पड़ी। वह भागकर उनके पास आया और कबीर के बारे में पूछने लगा। कैसा है वो? कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कैप्टन सर उसे देख 1 मिनट चुप रहे, फिर सधे हुए लहजे में बोले, मंजीत, संभालो खुद को, कबीर शहीद हो चुका है, मान लो इस सच को। कहते हुए उन्होंने अपने एक साथी को इशारा किया तो वह एक पैकेट ले आया। कैप्टन सर ने वह पैकेट ले मंजीत के हाथ में थमा दिया। उसकी बॉडी जल चुकी है, उसका कुछ अधजला सामान मिला है, लो, कहकर उन्होंने मंजीत के हाथ में वह सामान थमा दिया। कहकर उन्होंने वह पैकेट मंजीत के हाथ में थमा दिया। मंजीत ने देखा कि उस बैग में कबीर की आधी जली घड़ी और मौली के पहनाए हुए ब्रेसलेट के कुछ हिस्से, कबीर का पर्स था। उसने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। कैप्टन सर, संभालो खुद को, तीनों शहीदों की बॉडी एक साथ रखी है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, अंतिम सलामी देनी है, पूरी होने तक शाम हो जाएगी। अगर तुम कमज़ोर पड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो तुम्हें उसके घर वालों को भी संभालना है। मंजीत टूटे फूटे शब्दों में बोला, मैं एक बार? कैप्टन सर, अपनी तकलीफ़ को और मत बढ़ाओ मंजीत, तुम उसे नहीं देख पाओगे। शुक्र है भगवान का कि ब्लास्ट होने से पहले ही कबीर शहीद हो चुका था। मंजीत अब खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, पर कमबख्त कलेजा था कि फटा ही जा रहा था। उसके आंसू तो बहते ही हुए ही जा रहे थे। कैप्टन, अच्छा थोड़ी देर रुको, खुद को संभालो, उसके बाद देख लेना, कहकर वे वहाँ से चले गए। मंजीत अब खुद को लगभग खींचते हुए एक ओर जा बैठा। उसे अब देव की याद आई। उसने एक दोस्त से अपना फ़ोन मंगवाया। जब उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो देखा कि उसमें देव की ढेरों सारी मिस्ड कॉल हैं। मंजीत का यह देखकर मन किया कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाए। देव ने कितने भरोसे से उसे कबीर की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आज उसी की वजह से कबीर शहीद हो गया। कैसे बताएगा देव को? वो कैसे सहन कर पाएगा अपने भाई की शहादत होने की खबर, जबकि वह तो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाया करता था। पर देव को हक था सच जानने का, और फिर मंजीत की अकेले सब कुछ संभालने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने देव को फ़ोन मिलाया और उसे सच बताने की हिम्मत बटोरने लगा। उधर देव बिस्तर पर चुपचाप बैठा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। देव ने फ़ोन की तरफ देखा। मंजीत का नाम देख अब उसे उम्मीद बंधी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इस बात ने भी उसे अंदर तक हिला दिया था कि अगर मंजीत उसे फ़ोन कर पा रहा है तो इसका मतलब है पुराने शहर में ही है, क्योंकि वहीं से देव का फ़ोन लग पाता था। देव ने अब धीरे से हाथ बढ़ाकर फ़ोन रिसीव कर अपने कान पर लगाया। मंजीत और देव अब खामोश थे। मंजीत को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे सच बताए, और देव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस खबर की पुष्टि करे जिसे वो खुद नहीं मानना चाहता। मंजीत अब हिम्मत कर रुंधे गले से बोला, जल्दी आजा भाई। यह सुनते ही देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अब ना कुछ सुनना चाहता था और ना समझना चाहता था। वह बस इतना ही बोल पाया, कबीर। मंजीत उसकी खामोशी देख पहले ही समझ गया था कि शायद देव तक यह खबर पहुंच चुकी है। वह अब खुद पर और काबू नहीं रख पाया और रोते हुए बोला, हाँ। इतना सुनते ही देव बेजान सा बैठा रह गया। फ़ोन हाथ से छूटकर वहीं बिस्तर पर गिर पड़ा। मंजीत उसे बार बार पुकार रहा था, देव तू सुन रहा है ना? देव, देव तू बोलता क्यों नहीं? देव ने फटाफट से फ़ोन उठाया। मैं आ रहा हूँ, कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया।